Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novelette named as मासूम ख्वाहिशें by Mahisha. So let's start it. शान से एक आम से घराने की आम सी लड़की। आम सी ज़िंदगी तो यही है ना कि पढ़ा लिखा कर कुछ घरदारी सिखा कर वक्त पर लड़की को ब्याह दिया जाए, फिर उसकी ज़िंदगी है, उसका ससुराल, बच्चे और शौहर। अमूमी तौर पर एक लड़की की ज़िंदगी का दायरा कार इतना ही है। एक दायरा समझ लें जो माँ बाप के घर से शुरू होकर बच्चों के घर पर ख़त्म होता है, और इस दायरे में लड़की से औरत बनने तक की उम्र पहले बाप, फिर शौहर और फिर बच्चों की खिदमत में गुजर जाती है। हर आम लड़की की तरह शानज़े के घर वालों ने भी मास्टर्स में दाखिले के साथ ही रिश्ता देखना शुरू कर दिया। ये रिश्ता देखना भी बहुत कठिन मरहला होता है। इसमें लड़की के घर से लेकर बैंक बैलेंस और जहेज के साथ लड़की खुद पढ़ी लिखी, नाजुक, खूबसूरत और सिर्फ 18 साल की हो। ऐसा ही है आम से लोगों की ज़िंदगी का बड़ा और ख़ास दुख। बस ठीक है, ज़्यादा मेकअप ना कर लेना। मामा ज़्यादा कहाँ किया है, नेचुरल मेकअप किया है, हल्का हल्का सा। शानज़े ने दुपट्टा सर पर टिकाते हुए एक अदा से कहा। साफ़ सुथरी रंगत वाली, मुनासिब सा कद, पुरकशिश नकूश वाली वो एक आम सी लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी भी आम सी ही थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ख़ास थे। बस अब ये एक्टिंग मेहमानों के सामने जाकर न करना। मुर्तज़ा ने उसे घूरा। सबके भाई इतने अच्छे होते हैं, एक मेरा भाई है, ये वक्त है मुझसे मुँहमारी करने का। शानज़े ने आंखों में आए आंसू अपने अंदर उतारे। एक तो मैं तुम दोनों की इस हरकत पर बहुत परेशान हूँ। घर पर मेहमान बैठे हैं और यहाँ तुम दोनों का ये तमाशा। राबिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मुबादा ड्राइंग रूम में बैठे लड़के वाले सुन ही ना लें। सुनते हैं तो सुन लें, बड़ा कोई बिजनेसमैन है ना उनका बेटा। शानज़े ने मुँह बना के कहा। बिल्कुल ठीक कर रही है शानज़े। मुर्तज़ा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मुंह बनाकर माँ के और भाई के सामने तो बड़ी बड़ी बातें बोल देती थी, मगर दिल चिड़िया का सा था शानज़े का। या शायद हर लड़की ही ऐसी होती है, जब सबकी नज़रों का महवर बनना पड़ता है। बातें करते हुए तमाम लोग एकदम खामोश हो जाते हैं और नज़रें बस सामने आकर शो पीस बंद कर बैठी लड़की पर होती हैं। उस वक्त सबकी नज़रें किसी स्कैनर से कम नहीं होती। चेहरे का रंग, दांतों की बनावट में लेकर लड़के वालों का बस चले तो मुकम्मल एक्सरे कर ही लें, आया आंतें भी नफासत में अपनी जगह मौजूद हैं कि नहीं। जबकि लड़की तो ज़मीन में निगाहें गाढ़े सोच रही होती है, बस किसी तरह माँ का इशारा हो कि बेटा जाओ, ये बर्तन किचन में रख दो और हलक में अटका सांस बहाल हो। मुझे तो बहुत पसंद है ये रिश्ता। राबिया अपने शौहर से मशवरा करने बैठी थी, जबकि मुर्तज़ा उसमें से कीड़े निकालने में लगा था। दिलावर तो बस खामोशी से दोनों की सुन रहा था। जो भी था फैसला उसी ने करना था। लड़का देखा है मामा आपने, नौकरी भी कोई ख़ास नहीं। मुर्तज़ा के एतराज़ पर राबिया का पारा चढ़ गया। फिर अपने बाप से कहो कोई लेफ्टिनेंट कर्नल ले आए उस महारानी के लिए। राबिया भी अब तब गई। नौकरी के साथ शक्ल सूरत का भी कुछ ख़ास नहीं। वो मुसलसल नाक मुँह चढ़ा रहा था। ऐसी आम सी शक्ल सूरत वाली लड़कियों के लिए कोई अर्श से उतरा शहज़ादा तो आने से रहा। मैं कहती हूँ खुद को देखो पहले। शादी ब्याह में देखभाल कर जोड़ करना पड़ता है। जब औलाद जवान हो तो पाकिस्तानी माओं का सबसे बड़ा हथियार होता है इमोशनल ब्लैकमेल करना। अगर उससे काम ना चले तो दुनिया जहान की औलाद की तारीफ़ और अपनी औलाद में कीड़े निकालना। राबिया अपने दोनों बच्चों को खूब जानती थी। माँ के ही उनमें नुक्स निकालने से दोनों को ही चुप लग जाती। अगर वो ड्रामेबाज थे तो वो भी उनकी माँ थी। अब ऐसी भी बात नहीं। शानज़े ने हल्का सा एहतिजाज किया। मोबाइल में आहत की तस्वीर देखती कह रही थी, वो 6 फुट का लंबा चौड़ा मर्द नहीं था। मुनासिब सा कद होगा उसका, 5 फुट 8 इंच, गंदमी रंग भरा हुआ जिस्म और चेहरे के मर्दाना नकूश को मज़ीद दिलकश बनाती थी उसकी दाढ़ी।
ड्रेस पैंट शर्ट पहने, गले में टाई लगाए वो 30-32 साला जवान मर्द था जो कहीं से भी शानजे के बनाए इमेज से मैच नहीं होता था। ब्लैकमेल, इमोशनल ड्रामा या ज़बरदस्ती जो भी कहें, शानजे एक आम सी कंपनी में 9 में 5 काम पर जाने वाले मास्टर पढ़े आहत के नाम में मंसूब हो गई। पुराने ज़माने का जोड़ा और यह हल्की सी सोने की अंगूठी, कुछ सलामी की रकम भी मिली है। शानजे अपनी मंगनी के बाद खूब बदमज़ा हुई और मामा को शिकायत करने लगी। उसे आने वाले कल की फ़िक्र थी। नाशुक्री ना बनो, माशाल्लाह इतनी अच्छी तो होगी रस्म। राबिया आज बहुत पुरसकून और मुतमईन थी। उन्हें तो शानजे आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी जो फिरोज़ी रंग के हल्के से काम वाले जोड़े में अच्छे खासे शगुन के सामान में से खामियां निकाल रही थी। क्या मामा, अच्छा क्या है इसमें? बेटा ये सब भी बहुत अच्छा है। ससुराल से आए शगुन को बुरा भला कहने से बदशगुनी होती है। कैसी बदशगुनी मामा? मेरी दोस्तों की किस्मत देखें, कैसे भारी कामदार जोड़े हैं मंगनी पर। सोने के सेट और बड़े होटल में शादी। काश मेरा भी कोई बचपन में निकाह कर दिया होता किसी कज़न से जो अमीर होकर आता मुझे लेने। दिमाग में जहान सिकंदर आया। लड़का जितना भी अमीर हो, खाना घर में बीवी के हाथ का बना खाता है। तुम्हें चाय के अलावा कुछ बनाना आता भी है? जब से शादी के दिन करीब आ रहे थे, राबिया और शानजे की अलग ही फिक्रें थीं। शानजे आज तक ये कहकर खाना बनाने से बचती आई थी, जिससे मेरी शादी होगी वहाँ तो बहुत ज़्यादा मुलाजिम होंगे। मुलाजिम ना भी हुए तो मेरे मजाजी खुदा खुद मेरे लिए खाना बना दिया करेंगे। किचन में सब्ज़ी बनाना सीखना उसे जंग के मैदान में जाने के मुतरादिफ लग रहा था। किसी की कोई भी बात बुरी लगे तो बेटा आगे से कोई जवाब ना देना, सब्र से सबका दिल जीतना ससुराल में। दिन रात राबिया यही नसीहतें करती थी। हर लड़की की तरह शानजे ने भी बहुत से ख्वाब देखे थे अपनी शादी को लेकर। अमीर भले ही ना हो, बहुत हैंडसम भी ना हो, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार और एहसास करने वाला शौहर हो जो मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और अहमियत दे, जैसा हीरो करते हैं। शानजे ने अपना शादी का जोड़ा देखते हुए राबिया से कहा, हीरो बस फिल्मों, ड्रामों या कहानियों में होते हैं और जो हीरो होते हैं उन्हें हीरोइन चाहिए होती है। राबिया ने उसकी बात को ज़्यादा अहमियत ना दी। तुम्हारी शादी है और तुम खुश नहीं हो क्या? किसी और को पसंद करती हो? अलिशबा अपनी बचपन की सहेली और मामूज़ाद बहन की शादी के लिए ख़ास लाहौर से कराची आई थी। हाँ करती हूँ पसंद, शानजे बुझे दिल से बोली। किसे? तुमने अब तक ये बात घर पर किसी को क्यों नहीं बताई? वो हैरान हुई। जो मुझे पसंद है वो किसी की दस्तरस में नहीं आ सकते। उसने एक ठंडी आह भरी। तुम एक बार घर पर किसी से बात तो करो। कुछ देर पहले वाली खुशी यकदम गायब हुई। मेरी ख्वाहिश है मुझे नॉवेल्स के जैसा हीरो मिले। वो मुंह बनाकर बोली। क्या मतलब? दोनों सहेलियां कमरे में बैठी शादी की शॉपिंग देखती अपने दिल की बातें कर रही थीं। तुम चाहती हो तुम्हें एक साइको आदमी मिले जो तुम्हें मारे पीटे। बेल्ट, हंटर, बेलन, गर्स कोई चीज़ ना छोड़े जिसे तुम्हें मारे। और तो और वो शराबी पीता हो, जानी हो, हाँ पर तुमसे बहुत मोहब्बत करे। वो जो सालार जहान या फारिस जैसे किसी हीरो के इंतज़ार में बैठी थी, उसकी दोस्त ने तो उसे बदमज़ा ही कर दिया। अल्लाह ना करे। अब नॉवल का हीरो तो ऐसा ही होता है। या तुम चाहती हो तुम्हें कोई अगवा कर ले, तुम्हारे बाप भाई को मार कर तुम्हें उठा कर ले जाए, निकाह कर ले और तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए। उसके हीरो के इमेज की धज्जियाँ बखेरती अब वो अपनी हंसी छुपा रही थी जब उसने पास पड़ा कुशन उसे खींच के मारा। अच्छा तुम ऐसा हीरो चाहती हो, अब समझी। वो कुछ सोच कर बोली। वो आंखों में चमक लिए उसे देखने लगी। शायद अब वो उसके दिल की बात समझ गई है। जो 25 साल में बिजनेस एम्पायर का मालिक हो, तुम्हें डायमंड्स गिफ्ट करे और तो और किसी से बात तक ना करने दे। अगर कभी किसी से बात करो तो तुम्हें किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दे। पॉजेसिव हीरो, दफ़ा हो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी शादी में आने की। हीरो कहाँ है मैंने? तुम ये कौन सी तारीफ सुना रही हो हीरो की? वो दांत पीस कर बोली।
میں ماڈرن زمانے کے ہیرو کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ابھی بھی اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میری شادی میں مت آنا، وہ اسے ایک اور کشن مارتی چلائی۔ لو، اس میں برا منانے کی کون سی بات ہے؟ میں نے ہیرو ہی تو بتایا ہے، ہیرو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پرسوچ نظر آنے لگی۔ ہاں، شاید بدلہ لینے والا ہیرو، اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کمرے کا دروازہ پکڑے پیچھے دیکھ کر کہتی، اس کی متوقع حملے سے بچتی، کہا لگاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہنسی مذاق میں نہ چاہتے ہوئے بھی شانزے کے دل میں احد کے لیے محبت کے جذبے سر اٹھانے لگے تھے۔ دل میں موجود ہیرو کے امیج میں وہ احد کو دیکھنا چاہتی تھی۔ شانزے، میں سوچ رہی تھی احد بھائی میں تو تمہارے ہیرو والی ایک بھی کوالٹی نہیں۔ الشبا اسے خود سے ہی مسکراتے دیکھ کر شرارت سے بولی۔ اب اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں احد، وہ برا منا گئی۔ لیکن اگر تمہاری طرح وہ بھی ہیروئن کی تلاش میں ہوئے تو؟ وہ بھمیں اچکا کر بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شانزے متفکر ہوئی۔ اگر انہیں بھی ناولز کی ہیروئن چاہیے ہوئی جو نازک سی، دنیا کی ہر بات سے نابلد، کچے ذہن کی ہو، جسے شادی جیسے رشتے کی سمجھ ہی نہ ہو، 5 وقت کی نمازی، نیک، 7 پردوں میں رہنے والی، نازک اتنی کہ اونچی آواز سے کانپ جانے والی، اور سخت اتنی کہ بیلٹ کی مار کھا کر بھی کھانا بنانے والی بیوی چاہیے ہوئی تو؟ شانزے اس کی بات سن کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو، وہ منمنائی۔ الشبا جو اپنا کہا روکنے میں سرخ ہو رہی تھی، اس کی شکل دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی اسے اپنے ساتھ لگائے رونے سے منع کر رہی تھی۔ شادی کے دن نزدیک ہوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکی ایموشنل ہو جاتی ہے۔ بات بات پر رونا اور دل بھر آنا نارمل سی بات ہے۔ شانزے بھی اس وقت بہت حساس ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت خوب رونا دھونا کر کے سب کو اداس کرتی وہ اپنے پیا گھر چلی گئی۔ ہر طرف گلابوں کی مہک اور مدھم روشنی، اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ جیسے جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ نزدیک آ رہی تھی، شانزے کو دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ پرانے زمانے کی دلہنوں کی طرح وہ بھلے ہی چہرے پر گھونگھٹ اوڑھ کر نہ بیٹھی تھی، مگر شرم سے آنکھیں ہی اٹھا نہ پا رہی تھی۔ احد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو جیسے دل دھڑکنا ہی بند ہو گیا۔ نظر اٹھا کر اس نے سامنے بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ پہلی بار کسی مرد کو اتنے قریب سے دیکھا، مرد بھی وہ جو اس کا محرم تھا، بقول اس کا ہیرو۔ تصویر سے تو وہ آج بالکل ہی مختلف لگ رہا تھا۔ صاف نکھرا رنگ، نفاست سے بنی داڑھی اور محبت لٹاتی نگاہیں، ایک نظر میں ہی وہ اس کے دل پر قابض ہو گیا۔ وہ شرم سے نظریں پھر سے جھکا گئی۔ تم کمفرٹیبل ہو اس ڈریس میں؟ احد نے بہت عام سے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، میرا مطلب ہاں، بریکٹ زمین آسمان کے کلابے نہ سہی تھوڑی سی تعریف ہی کر دیں۔ دل میں سوچتے ہوئے وہ اس کے اگلے جملے کا انتظار کرنے لگی۔ اس گھر میں آج تک کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، سب بہت محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، پھر وہ بھابھی، امی یا رمشا ہو یا تمہاری نند، سب کا پیار سلوک مثالی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی سب کے ساتھ بہت پیار سے رہو۔ وہ اسے بہت نرمی سے سب گھر والوں کی اہمیت اور اپنی ان سے محبت کا بتا رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہی تھی اب اس کی تعریف ہوگی، اب محبت کا اظہار ہوگا، سب کی دل سے عزت اور خدمت کرنا، اب یہی تمہارا گھر ہے۔ احد نے بہت اپنائیت اور محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ گھر والوں کے بعد کب اس کا نمبر آیا اسے یاد نہ رہا، جو اظہار احد سے وہ سننا چاہتی تھی وہ تو نہ سنا، لیکن اپنے رشتے کے تقاضے اور نوعیت کو وہ اچھے سے جانتی اور سمجھتی تھی۔ کسی کی طرف سے کوئی اعتراض یا اظہار نہیں کیا گیا، پھر بھی ان کا رشتہ بہت مکمل اور سکون دینے والا تھا۔ شادی کے بعد کے دن بہت خاص تھے۔ شان سے بہت خوش تھی، لیکن بہت سی خواہشیں دماغ میں ہلچل مچاتی رہتی۔ احد نے 5 دن کی چھٹی کے بعد بلاخر دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا۔ احد کم گو تھا، یا شاید شادی کے بعد سبھی شروع میں کم بولتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کے علاوہ کچھ اور کہنا بھی تو نہیں ہوتا۔ شانزے نے احد کو باتھ روم میں جاتے دیکھا تو خود دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
आहत दरवाज़ा खोल कर बाहर आया तो शांसे ने खुद को उसके सामने पैर मोड़ने की एक्टिंग की और गिरने ही वाली थी जब आहत ने उसका बाजू पकड़कर उसे थामा। तुम ठीक हो? वो परेशान हुआ। शांसे शर्माने की एक्टिंग करती उसे देखने लगी। कहीं चोट आई है? वो उसका बाजू हिलाता पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, वो नज़रें झुका कर बोली। तुम ये बड़े घेर वाली खुली शलवार पहन लेती हो, इसीलिए खड़े होने में दिक्कत होती है। बार बार कौन गिरता है इस तरह? वो बहुत संजीदा दिखाई देता था। मेरा ही दिमाग खराब है जो ये सोचती हूँ आज तो कुछ नया होगा। रोमांस का तो आर भी नहीं है इसके अंदर। ओहो, इनके अंदर। वो मुंह बनाकर सोचने लगी। इतनी जल्दी ऑफिस जाना ज़रूरी है? वो मोहब्बत से उसे देखने लगी। आहत ने मुस्कुरा कर उसे देखा। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने का, मोहब्बत से कहता वो उसके चेहरे पर आए कई रंग देख रहा था। घर तो तनख्वाह से ही चलते हैं ना, शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, तुम भी सुघड़ बीवियों की तरह घर संभालना। वो साफ साफ कहता उसके सामने से उठकर गीले बालों को तौलिए से रगड़ता ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो गया। नई नई शादी हुई है, इतना नहीं कि बीवी के नखरे देखें, नाज उठाएं। शादी के 10 दिन बाद ही रवायती नोक झोंक शुरू हो गई। आज तो शांसे ने बाकायदा बात करने का सोचा। मेरी सब सहेलियां शादी के बाद कहीं न कहीं गई हैं और एक हम हैं, लगता ही नहीं नई नई शादी हुई है। ये नई नई शादी का क्या मतलब है? 10 दिन बाद शादी नहीं होती है। मुझे लगता है आपको शौक ही नहीं था शादी का, ज़बरदस्ती कर दी आपके घर वालों ने। मर्द किसी भी उम्र का हो शादी के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मैं तो अभी जवान हूँ, तो फिर शौक कैसे नहीं था शादी का? आहत मोबाइल दीवार में नस्ब LED पर नज़रें गाड़े उसे जवाब दे रहा था। कितने अरमान थे मेरे, शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, हुआ क्या? वो खुद से हम कलाम थी, मगर आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि आहत बआसानी सुन सकता था। ये जो तुम्हारे अरमान थे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये तो 2 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, और जो हुआ है हर शादी का यही अंजाम और मकसद होता है। आहत ने उसके कंधों पर अपने बाजू हाइल करते हुए कहा। कुछ पल तो वो शर्म से खामोश रही, फिर याद आने पर खुद को उससे दूर करके बैठ गई। जी नहीं, सब सैर को जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो होटलिंग ही कर लेते हैं। वो ना चाहते हुए भी अफसरदा हो रही थी। अब तुम इतनी ज़िद कर रही हो तो चलते हैं सैर करने, लेकिन ये पहली और आखिरी ज़िद होगी जो यूँ पूरी हुई। आहत ने तंबीह की। मंजूर है। वो खुशी से चहकी उसके करीब होकर बैठ गई। शादी के हंगामों के बाद दोनों हरफे आम में सैर पर चले गए और शांजे की इस्तिलाह में हनीमून। दोनों कश्मीर गए थे और शांजे का ये ट्रिप भी नॉवेल्स के हनीमून ट्रिप से यकसर मुख्तलिफ था। आहत, एक तस्वीर बनवा लेते हैं ना एक साथ। यार रास्ता देखो, जल्दी होटल चलो, कहीं फंस गए ना तो अजनबी जगह है, लिफ्ट लेने से भी खतरा हो सकता है। आहत उसकी ज़िद की परवाह किए बगैर उसे जाने का कह रहा था। अच्छा ना, बस एक सेल्फी। वो उसका हाथ पकड़ कर बोली। ठीक है, जल्दी करो। वो उसके कंधे पर हाथ रखे उसके साथ खड़ा होता हुआ सेल्फी लेने लगा। वो उसके कंधे पर सर टिकाए मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। चलो अब जल्दी चलो, और हाँ, ये व्हाट्सएप स्टेटस मत लगा देना, वहाँ सारा ख़ानदान देखेगा, फिर नए मसले। आहत ने तंबीह की। वो आंखें घुमाती उसका हाथ पकड़े चलने लगी। कभी ऐसा नहीं सुना ना पढ़ा कि बीवी के साथ तस्वीर लगाने से भी मसाइल होते हैं। मसाइल तो उनको हों जो बीवी के अलावा किसी और के साथ तस्वीर लगाते हैं। वो गाड़ी में बैठकर भी सुकून नहीं ले रही थी। सब कहते हैं शर्म नहीं है उनमें। शांजे ने मज़ीद बहस का इरादा तर्क किया और इर्द गिर्द के नज़ारे देखने लगी। ज़िंदगी आसानी से एक डगर पर चल रही थी। दोनों मियाँ बीवी खुश थे, कभी कभी नोक झोंक लड़ाई झगड़ा करते। शादी के बाद भी नॉवेल्स की शौकीन के ख्वाब ख़त्म नहीं हुए, जैसे सुबह सुबह गीले बालों को झटक कर हीरो यानी शौहर को जगाना। उसने शादी के बाद कम से कम एक तो हीरो हीरोइन वाली ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए और गीले बाल सोए हुए शौहर के चेहरे के करीब किए। हीरोइन किसी अदा से बाल झटक कर अपने शौहर नामदार को जगाना चाहा। सुबह सुबह कमरे में बारिश। वो हड़बड़ा कर उठ गया। सामने शान से गीले बालों को झटक कर उसे देख रही थी। ओह, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? नींद से जल्दी उठ जाने पर वो बदमज़ा हुआ। अब क्या कहती? क्या? हाय, एक बार मोहब्बत से यही कह देते, तुम्हारा ये अंदाज़ बड़ा जानलेवा है।
शानजे ने सोचते हुए उसे देखा। बीवी को इस तरह नज़रअंदाज करना, सब समझती हूँ मैं, किसी और को पसंद करते हैं तो मुझसे शादी ही क्यों की। वो रज के बदमज़ा होती वापस से गीले बाल ज़ोर से उसके मुंह पर झटक कर बाल ड्रायर से ड्राई करने चल दी। किसी और को पसंद? दिमाग चल गया है बीबी तुम्हारा सुबह सुबह? किसी और को पसंद करता होता तो तुमसे शादी क्यों करता? वो मुंह के जाविये बनाता फ्रेश होने चला गया। वो आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कम से कम अब तो उसका शौहर उसे मोहब्बत पाश नज़रों से बेड पर कोहनी के बल लेटता देखेगा। नॉवेल्स के सीन्स दिमाग में ऐसे नक्श थे कि उठते बैठते सोते जागते वो शौहर में एक हीरो को ही ढूंढ रही थी जो ऑफिस जाने की जल्दी में उजलत में तैयार होने में मसरूफ़ था। दिमाग में कहीं ख्याल आया रूट हीरो। वो मुंह बनाती तैयार होने लगी। शानजे सारा दिन ससुराल वालों को और वो शानजे को समझते रहते। कभी शानजे की कोई बात सास या नंद को बुरी लग जाती, कभी उनकी बात से शानजे का दिल दुख जाता। शब व रोज़ इसी तरह गुजर रहे थे। आहत की 9 से 5 की नौकरी और हफ्ता इतवार घर वालों और शानजे के साथ गुजरना, बाकी दिनों में तो दफ्तर वक्त पर पहुंचने की दौड़ में ही गुजर जाते। 1 महीना आराम के बाद आखिरकार नई बहू को किचन और घर के कामों पर लगा दिया गया। कुछ महीनों में ससुरालियों और शानजे में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। जब आहत को अलग घर का फरमान जारी हो गया। शादी के बाद की ज़िंदगी में लॉन्ग ड्राइव, होटलिंग करना, शॉपिंग पर जाना, मोहब्बत भरी बातें करना और भी न जाने क्या क्या सोचा था। ये तो सोचा ही नहीं था शौहर से भी पहले उसके घर वालों का दिल जीतना पड़ता है। अल्लाह करके वो हो ही जाए तो घरदारी में सारा वक्त गुजर जाता। रोमांस कहाँ और कब होता है ज़िंदगी में। अल्लाह, वो किचन में चूल्हे के पास खड़ी दूध उबालती हुई सोच रही थी। आहत का रोमांटिक ना होने का सदमा अब काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि उसकी जगह आज क्या पकाना है कि नज़र हो जाता। आहत दफ्तर से लौटा तो न जाने क्या ख्याल आया कि किचन में ही शानजे के पीछे आ गया। क्या हो रहा है? वो जो अपनी ही धुन में खड़ी थी आहत की आवाज़ पर चौंक गई। आहत, डरा दिया मुझे आपने, दूध उबाल रही हूँ। वो फूले हुए तनफ़ुस को बहाल करने लगी। उफ़ अल्लाह! अचानक आहत की नज़र शानजे के हाथ पर पड़ी जहाँ हल्का सा कट का निशान था। आहत ने हाथ में पकड़ा, फलों वाला शॉपर शेल्फ पर रखा और शानजे का हाथ पकड़ कर देखा। शुक्र है ज़्यादा गहरा कट नहीं है। कैसे लगा ये? सब्ज़ी काटते हुए लग गया होगा या शायद ग्लास टूटा था। वो शानजे भी अपने हाथ पर लगे कट का मुआयना करने लगी। लापरवाही की भी हद होती है। शुक्र है ज़्यादा नहीं लगा, तुम ज़रा एहतियात से काम लिया करो। गुस्से और फ़िक्र का मिला जुला तासुर था। हाँ, मैं हूँ ही लापरवाह, मुझे कहाँ कुछ करना आता है। आपकी माँ बिल्कुल सही कहती हैं मेरे बारे में। महीनों पहले कभी कोई दिया ताना याद करवाया गया। उनका यहाँ क्या जिक्र, मैं तुम्हारी फ़िक्र के लिए कह रहा हूँ। रहने दें, सब समझती हूँ मैं। वो अपना हाथ खींचती बदमज़ा हुई। कोई हाथ पर मरहम लगाया जाता है, दवा का पूछा जाता है, आराम करने का कहा जाता है, लेकिन नहीं। अब तक के सारे पढ़े हीरोज़ की खातिर मदारात करने वाले सीन याद आए। दवा तो ले दूँगा। अच्छा ऐसा करो, आज खाना ना बनाओ, बाहर से खा लेते हैं। तैयार हो जाओ, अब मुँह ठीक कर लो अपना। आहत उसे कहता हुआ किचन से चला गया। हर किसी का एहसास करने का या मोहब्बत जताने का अपना अलग ही तरीका होता है। असल ज़िंदगी और फैंटेसी का आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर ये बात सब समझ जाएं तो शिकवों की जगह शुक्र करने लग जाएं। शान से बहुत लगन से तैयार हुई। बाहर जाने की खुशी, और वो भी बगैर मिन्नतें किए। आज तो उसके लिए ईद का सा समा था। हर बार उसी जगह आते हैं, आज कहीं और चलते हैं। आहत ने गाड़ी पार्किंग में रोकते हुए कहा। नहीं, यही ठीक है, सस्ता भी है। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। गाड़ी साइड पर लगाता वह उसे लिए अंदर चला गया। डिनर करते वक्त प्यार मोहब्बत की बातें और एक दूसरे की तारीफ़ तो इतनी नहीं हुई जितनी घर का कौन सा सामान लेना है, कौन से रिश्तेदार पसंद हैं और कौन से नहीं, ये सब डिस्कस होता रहा। मुझे ये समझ नहीं आता कहानियों में सब हर वक्त प्यार मोहब्बत की बातें कैसे कर लेते हैं। कौन सी कहानियाँ? यही फिल्म, ड्रामा, नॉवल।
2 से 3 घंटों में कोई मुकम्मल ज़िंदगी तो नहीं दिखा सकता। ज़िंदगी के कुछ पहलू या कुछ हिस्से पर ही रोशनी डाली जाती है। आहत की बात पर शानज़े ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। जो हिस्सा दिखाया जाता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। वो इसलिए कि जहाँ फिल्म या ड्रामा ख़त्म होता है, असल ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। जैसे सारी कहानी का मकसद 2 किरदारों को मिलाना होता है। जहाँ वो मिले वहीं कहानी ख़त्म। जबकि ज़िंदगी तो शुरू ही वहाँ से होती है जब 2 लोग मिलकर एक साथ ज़िंदगी गुजारने की सोचते हैं। अब दाल, सब्ज़ी, आटा, घी, इस सब का भाव तो कहानी में बताने से रहे। चलो कुछ हिस्सा नहीं बताते, जो बताते हैं वैसा क्यों नहीं होता? जैसा वो बताते हैं वैसा आम इंसानों की ज़िंदगी में होने लगा तो दूसरा सांस तक ना आए। अब ऐसा भी नहीं है। इतनी प्यारी बातें करते हैं हीरो हीरोइन, गाने भी गाते हैं जहाँ म्यूज़िक भी आ जाता है और ड्रेसेस भी खुद ही बदले जाते हैं। आहत ने मजाक बनाया, वो तो दिल की आवाज़ होती है। ये बताया जाता है कि 2 लोग आपस में कितने खुश हैं, उनका दिल क्या चाहता है। अब इतनी आसानी से थोड़ी वो अपनी ख़याली दुनिया को गलत कह सकती थी। उसके लिए गाना गाकर या डांस करके बताना ज़रूरी थोड़ी है। अब हमें देख लो, एक साथ खुश हैं, अच्छी मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहली बार आहत के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर वो आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। शक्ल तो ऐसे बना रही हो जैसे बहुत जुल्म होते हैं तुम पर। आपको कुछ ज़्यादा ज़बान नहीं लग गई? तुम्हारा ही असर है। वेटर बिल रख कर चला गया तो आहत बिल की रकम पर्स में से निकाल कर रखने लगा तो शानज़े बिल देखने लगी। ये इतने ज़्यादा पैसे क्यों रख दिए हैं? टिप के लिए, वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हाँ तो बस 100 रुपये ठीक हैं इसके लिए। इतने में तो एक पूरे दिन का राशन आ जाए। शानज़े कुछ नोट अपने पर्स में डालती बोली, ये भी नहीं बताया जाता तुम्हारी कहानियों में? आहत उसकी हरकत पर चोट करता महसूस हुआ। खुद तो आपने कहा है सब नहीं बताया जाता। वो भी हार मानने के मूड में नहीं थी। शानज़े आजकल आम हालात से कुछ ज़्यादा ही थक जाती, दिन भर सुस्ती और कमज़ोरी महसूस करती। अक्सर ही आहत के लिए नाश्ता बनाने भी ना उठ पाती। फिर सारा दिन इसी मलाल की नज़र होता कि आज आहत नाश्ता किए बगैर चले गए। ये आधी रात को क्या शौक हो रहा है तुम्हें? आपके हफ्ते भर के कपड़े इस्त्री करके रख रही हूँ। एक दिन का रह गया था, वही देख रही थी कि कौन सा वाला इस्त्री करूँ। वो अलमारी में ही मुँह दिए बोली, यार लाइट ही ऑफ कर दो, नींद भी ठीक से पूरी नहीं होगी इस तरह मेरी। फिर सारा दिन सर में दर्द रहेगा। बस 5 मिनट में कर देती हूँ। वो उसके लिए कपड़े लेती, आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर चली गई, मुबादा फिर से आहत की नींद में खलल न पड़े। आहत के कपड़े प्रेस करके उन्हें अच्छे से हैंग करते हुए शानज़े ने आहत की टाई को बहुत मोहब्बत से देखा। कितना शौक़ था मुझे कि अपने शौहर को रोज़ सुबह खुद अपने हाथों से टाई बांधा करूँगी। यहाँ वक्त पर आँख खुल जाए और नाश्ता करवा कर ही रवाना कर दिया जाए तो बड़ी बात है। वो मोहब्बत से उसकी टाई को रखती मुस्कुराई। सोने के लिए जब वो कमरे में पहुंची तो आहत घोड़े बेचकर सो रहा था। शानज़े ने मोहब्बत से उसके माथे पर बिखरे बाल पीछे किए। वो लंबा कसरती वजूद वाला, आंखों से ही घायल करने वाला, हर वक्त प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला भले ना था, लेकिन वो इज़्ज़त करने वाला, मेहनत से कमा कर हलाल की खिलाने वाला अच्छा शौहर था, जो शानज़े और घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। शानज़े ने उसे, एक्चुअली में यहाँ हर जगह जहाँ ने आना है वहाँ से लिखा है, तो इसलिए फ़्लो में मैं से ही पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको ने करती हूँ, समझ आई? शानज़े ने उसे पुरसकून होते देख उसके बालों को अपने हाथ से ख़राब किया, मगर मजाल है वो थोड़ा सा भी हिला हो। उसने मुंह बनाकर उसकी दाढ़ी के बालों को छेड़ा। वो जो पेट के बल लेटा नींद में मगन था, उसने सुर्ख होती आंखों को हल्का सा खोलकर शानज़े को घूरा। शानज़े की मुस्कुराहट पल में गायब हुई। सारा दिन का थका हारा इंसान 2 घड़ी सुकून नहीं ले सकता इस घर में। इतने शदीद गुस्से का मुजाहरा वो सिर्फ नींद से जगाने पर ही करता था। तो मैं किससे बात करूं? जो भी बात करनी हो। आपकी यहाँ नींद ही पूरी नहीं होती। शानज़े को भी आज गुस्सा आ ही गया। खुद से नहीं समझ सकता था वो कभी।
शानसे भी चाहती थी वो उससे घंटों नहीं तो कुछ मिनटों ही फुर्सत से बैठकर बात कर ले। अलग घर का मुतालबा तुम्हारा ही था, अब मैं काम छोड़कर तो तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता। क्या मतलब है आपका? आपकी माँ को मुझसे 1000 मसाइल थे और उन्हीं के फरमान पर हम अलग हुए, मेरे लिए नहीं किया कुछ। एक बात तो तय है, मर्द बीवी और माँ दोनों को एक साथ खुश नहीं रख सकता। माँ का शिकवा कि बहू ने बेटा छीन लिया और बीवी का गम कि माँ की बीवी से ज्यादा अहमियत। एक रवायती मर्द कभी भी अपनी बीवी की हर बात पर लब्बैक करने के बावजूद जबान से इकरार नहीं करता, बस कहता है उसके अमल को सराहा जाए। और बीवी चाहती है शौहर भले ही अपनी करे, बस जबान से कह दे कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं। यार क्या मसला है, आधी रात को लड़ने का दिल है तुम्हारा? वो मुंह तकिए में दिए हुए बोला, हाँ मेरा दिल करता है लड़ने का, मेरा दिमाग खराब है जो आपसे हर बात किए बगैर सुकून नहीं मिलता। आपको तो ना शादी करनी थी ना मेरी कोई कदर है। उनसे पूछिए जिनकी शादी नहीं हुई और बीवी को तरसते हैं। जब आसानी से सब कुछ मिल जाता है ना तो कदर नहीं होती। पता नहीं कौन सी बीवियां होती हैं जो हर बात मनवा लेती हैं शौहर से। यहां तो बात सुन ली जाए तो ही क्या बात है। जल भुन कर कहती वो आंसू साफ करती आहत को देखने लगी जो चेहरा मोड़े अभी भी सो रहा था। गुस्से से तकिया उसके मुंह पर मारती शानजे भी मुंह मोड़ कर सो गई। सुबह उठकर भी उसने आहत से बात नहीं की। खामोशी से नाश्ता बना कर दिया और वापस सोने चली गई। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। आहत ने एक बार भी नहीं पूछा क्या तुम नाराज हो, कोई बात हुई है? शानजे दिल ही दिल में कुड़ती आज भी मुंह मोड़ कर सो गई। तो ऐसी होती है मियाँ बीबी की लड़ाई, जहां ना दरमियान में तकिए की दीवार होती है, ना बेड से सोफे पर या अलग कमरे में सोया जाता है। बस मुंह मोड़ लिया और सो गए। और यही चंद इंच का फासला अबूर करने में पहल करना एक पहाड़ सर करने के बराबर होता है। मुझे आज मामा की तरफ जाना है। शानसे ने आहत को नाश्ते पर इत्तला दी। कुछ सोचकर आहत ने सर हिला दिया। शाम में तैयार रहना, छोड़ आऊंगा, नॉर्मल लहजे में कहता वो ऑफिस चला गया। शानसे सारा दिन जलती कुड़ती घर के काम करती रही। शाम में तैयार होकर आहत का इंतजार करने लगी। आहत ने शाम में उसे उसकी माँ के घर छोड़ा। ससुरालियों ने दामाद की अच्छी खासी खातिर मदारत की। सबके साथ कुछ घंटे गुजार कर वो घर आकर लंबी तान कर सो गया। शानसे अपने भाई के साथ काफी देर तक बातें करती रही। रात में मामा बाबा के साथ खुशगपियों में मसरूफ रही। अगले दिन भी जब शानजे ने वापस ना जाने का बताया तो राबिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। माओ को अल्लाह ने एक इजाफी हिस्स दी है। वो अपनी औलाद के गम, परेशानी और खुशी उन्हें बगैर देखे भी जान लेती हैं। अभी तो शानसे हंसने की एक्टिंग करती, उनकी नजरों के सामने थी, वो कैसे ना समझती कुछ। शानसे तुम लड़ाई करके आई हो? शानसे ने चौंक कर अपनी माँ को देखा। वहां कौन है जिससे लड़ाई करूंगी, अकेली ही होती हूँ घर पर। आहत से लड़ाई हुई है? राबिया उसके जवाब से बिल्कुल भी मुतमईन ना हुई। मामा कोई लड़ाई नहीं हुई। शानसे झूठ ना बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो मुतफक्किर हुई तो शानसे की परेशानी मजीद बढ़ गई। आहत के साथ हुई है लड़ाई? वो मुंह बनाकर बोली। किस बात पर? मामा वो हर बात पर अपने घर वालों की साइड लेते हैं। शानजे की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। इस बात पर घर छोड़कर कौन आता है? राबिया तो बस रो देने को थी। बेटी का घर छोड़कर आना, ये सोच ही उनका दिल दहला रही थी। ये छोटी बात है। 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे, कहते हैं अलहदा घर भी मेरी ही जिद थी। उनकी माँ ने कभी कुछ गलत नहीं किया, ना कभी कुछ गलत कहा मुझे। वो रूहान सी हुई। तुम अलग तो हो गई हो, फिर इन सब बातों का मकसद? वो खुद ऐसी बात कर देते हैं, वैसे भी उन्हें कोई फिक्र नहीं है, तो मैं भी नहीं जा रही वापस। शान से मेरा हार्ट फेल हो जाना है किसी दिन तुम्हारी ऐसी बातों से। मामा आप ये टेंशन ना लें, जब खुद माँ बनोगी ना फिर पूछूंगी मैं। शानजे बस मुंह बनाकर बैठी रही। इतनी सी बात पर घर छोड़कर आ जाए तो बस गया घर। फिर जितनी भी बात बढ़ जाए या मसला हो, अपना घर नहीं छोड़ते कभी भी। वही नजरों के सामने रहकर बात करते हैं। शौहर का दिल जीतने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। उसे अपना आदी बनाओ, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करो और अपनी अना को अपने रिश्ते से दूर रखो, फिर कहीं जाकर गुजारा होता है। वो जो मर्जी करे, सारे जतन मैं ही करूं बस। क्या नहीं करता वो? कौन सी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाई उसने? ठंडे दूध को फूंके मारती हो तुम बस। सारी गलती ही तुम्हारी है। पहले उसकी माँ को बात की, फिर घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। हाँ, सब ही मेरी गलती है। वो जो जिद
کیے بیٹھے ہیں, 3 دن سے بات نہیں کی خود سے. میں ہی ڈھیٹوں کی طرح ان کو بلا رہی ہوں, ان کے سب کام بھی کر رہی ہوں. پھر میں نے یہاں آنے کا کہا تو بھی نہیں روکا. اب فون تو دور کی بات, ایک میسج تک نہیں کیا. شانزے نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا. ہاں, ساری غلطی تمہاری ہے. ابھی اسی وقت اسے کال ملاؤ اور واپس اپنے گھر جاؤ. رابعہ کا جیسے آخری فیصلہ تھا. وہ خود نہیں کر سکتے کال؟ میسج ہی کر دیں, میں لینے آ رہا ہوں. ہلکا سا احتجاج کیا گیا. شانزے, مجھ سے اب شادی کے بعد ایک تھپڑ نہ کھا لینا. شرافت سے بلاؤ اسے. آپ کو میں کبھی صحیح نہیں لگتی. وہ بڑبڑاتی ہوئی منہ بنا کر میسج کرنے لگی. اب میں نے میسج کر دیا ہے, اگر تو وہ لینے آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں یہیں رہوں گی. خبردار جو دوبارہ اپنے گھر سے اس طرح ناراض ہو کر آئیں. خوشی سے جب دل کرے آؤ. میری تو کوئی عزت نفسی نہیں ہے نا. اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا. بیٹی کا گھر بسانے میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اگر وہ لڑکی کو شین نہ دے, بات بات پر لڑائی پر اکسانے کی بجائے صلح جو بنائے, تو لڑکی کی زندگی سسرال میں کافی حد تک آسان ہو جائے. لڑکیوں کی مائیں ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرف ہوتی ہیں, اور ایک میری ماں ہے. میرا کوئی احساس ہی نہیں, میری فکر ہی نہیں, مجھ سے میسج کروا دیا. چلو میں نے میسج کر ہی دیا تھا تو ان کا فرض تھا آ جاتے مجھے لینے, رپلائی تک نہیں کیا. یہی اوقات ہے میری ان کی زندگی میں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, میری پرواہ ہی نہیں. شانزے نے دوپہر سے شام تک بس یہی راگ الاپے رکھا. ابھی بھی وہ موبائل ہاتھ میں لیے لاشعوری طور پر میسج یا کال کا انتظار کر رہی تھی. بالآخر شام کو کال آ ہی گئی احد کی. 8 بجے تک تیار رہنا, تمہیں لینے آ رہا ہوں. احد نے مختصر سا پیغام دیا. بیٹا, کھانا تو کھا کر جاؤ, اس طرح اچھا لگتا ہے. تم آئے ہو, بیٹھے تک نہیں, کھانا بھی نہیں کھایا. رابعہ نے احد کو سر پر پیار دیتے ہوئے کہا. آنٹی, میں نے اسی لیے آنے کا وقت نہیں بتایا تھا, آپ تکلف میں پڑ جاتی. تکلف کی کوئی بات نہیں, تمہارا گھر ہے, اچھا نہیں لگتا اس طرح بیٹا. پھر کبھی آنٹی. احد نے بات کرتے کرتے ایک نظر شانزے کو دیکھا, جو تیار تھی مگر احد سے بے نیاز. گاڑی گھر کی بجائے ریسٹورنٹ کی جانب تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شانزے نے نروٹھے پن سے پوچھا. اب اتنی رات کو کیا پکاؤ گی, اسی لیے سوچا ڈنر کر کے ہی گھر جاتے ہیں. احد سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کرتا ہوا بولا. شانزے خاموشی سے بیٹھی رہی. ڈنر کرنے تک شانزے کا موڈ بہت حد تک اچھا ہو گیا. ان کی انا کو سکون ملا ہوگا, میں نے ہی بلایا ہے آخر. شانزے نے سوچتے ہوئے اس کی باتوں پر کان دھرے. تم کچھ اور لوگی؟ احد نے نرمی اور محبت سے پوچھا. نہیں بس. وہ اب بھی نخرے دکھا رہی تھی. شانزے نے گھر آتے ہی لباس تبدیل کیا اور کچن کا رخ کیا. 1 دن بعد کچن کا حال دیکھا تو شکر کیا. کچن قابل قبول حالت میں ہی تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی شانزے کو خود پر افسوس ہوا. آپ نے صبح ناشتے میں کیا لیا تھا؟ بیڈ پر اپنی سائڈ پر لیٹتے ہوئے شانزے نے پوچھا. ناشتہ ہی لیا تھا, وہ الگ بات ہے. اب بیوی گھر سے باہر ہو تو کیسا ناشتہ. 1 دن کے لیے گئی تھی میں بس, آپ روک لیتے مجھے. تم اتنے دن بعد گئی تھی, تمہارا خیال تھا اسی لیے جانے دیا. احد نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا. تو آپ مجھے ناراض نہ کیا کریں. میرا اپنا دل کہاں لگتا ہے آپ کے بغیر. وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اتنے سارے دنوں کا غبار نکالنے لگی. میں نے کیوں ناراض کرنا ہے تمہیں؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے تو اتنا کچھ کرتا ہوں, پھر بھی تم ناراض ہو گئی. کس بات پر؟ یعنی وہ جو اتنے دنوں سے جلتی کٹتی رہی, نیندیں حرام کیے, مقابل کو تو بالکل ہی انجان تھا. احد کی بات پر شانزے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. میری اتنی بھی فکر نہیں ہے آپ کو, اپنی انا کو سب سے اوپر رکھتے ہیں آپ. یہ سب بس سوچا. اب بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ احد نے محبت سے پوچھا, مگر اس کا لا علم ہونا شانزے کو دکھی کر گیا. آپ نے ایک میسج تک نہیں کیا, میں انتظار کرتی رہی. میسج اس لیے نہیں کیا کہ آنٹی کسی تکلف میں نہ پڑیں. یہ بات ناراض ہونے والی تو نہیں تھی. ویسے ناراض تو میں کسی اور بات سے تھی. اتنے دن آپ سے بات نہیں کی, لیکن آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی. کتنے دن سے ناراض تھی اور کیوں؟ مجھے بتایا ہی نہیں تو علم کیسے ہوتا کہ منانا بھی ہے. احد انجان بن رہا تھا یا سچ میں انجان تھا؟ شانزے کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے. اب میں کیا خود سے آپ کو کہتی, سنیے میں ناراض ہوں, مجھے منا لیجئے. جب کوئی بحث جھگڑا کچھ ہوا ہی نہیں تو مجھے بھی خواب آنے سے رہا کہ شانزے بھی ناراض ہیں. مطلب میں جو اتنے دنوں سے بے سکون ہوں کہ آپ کو میری ناراضگی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ میں ناراض ہوں. آئندہ مت ہو نا ناراض. اب یہ ناراض کی رٹ ختم کرو, ورنہ میں نے ناراض ہو جانا ہے.
आहत نے شرارت سے کہا. ناچار اسے خاموش ہونا پڑا. کبھی کبھی ہم جو بات انا کا مسئلہ بنا کر رشتے خراب کر لیتے ہیں، اگر وقت رہتے بات کر کے حل نکالا جائے تو یقیناً بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں. اتوار کو شانزے نے بریانی بنائی تو احد اس کی مدد کی خاطر برتن خود دھونے لگا. ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دے، میں خود کر لوں گی. شانزے اس کے ہاتھ سے صابن لگا برتن لینے لگی. کوئی ہے نہیں تمہاری مدد کرنے والا یہاں؟ تو تھوڑی سی ہیلپ تو میں ہی کر دیتا ہوں، وہ مصروف انداز میں بولا. آہستہ آہستہ احد نے یہ روٹین بنا لی. جب وہ گھر جلدی آ جاتا یا اتوار کا دن ہوتا، وہ کچن میں شانزے کی مدد کرنے لگا. یہ ضروری نہیں تھا، لیکن شاید یہ احد کا محبت کرنے کا انداز تھا. شانزے کو نئی مہمان کی خوشخبری ملی تو اس کے پیر تو جیسے زمین پر نہیں تھے. ہر وقت وہ 7ویں آسمان پر رہتی. وہ ہانپتی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی. تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. احد متفکر تھا. اس کی دوائی سے بھی فرق نہیں پڑ رہا، یہ وامٹ رکتی ہی نہیں. شانزے نے زرد چہرے پر ہاتھ پھیرا. یہی بتائیں گے اسے کہ فرق نہیں پڑ رہا. چلو اٹھو، شاباش. سچ کہتے ہیں سب میاں بیوی کے رشتے میں اولاد ایک مضبوط کڑی ہوتی ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیتی ہے. شادی کے شروع کے دنوں سے لے کر شانزے کے ماں بننے تک احد اور اس کے رشتے میں خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی، خوشگوار تبدیلی. شادی کے چند سال گزر گئے. شانزے کے رومانس کے خواب تو کب کے ختم ہو چکے. گھر، بچے، کچن، زندگی تو بس ان سب کے گرد گھومتی رہتی. آج بالوں میں تیل لگا کر جوڑا بنائے وہ حسب معمول کچن میں مصروف تھی جب احد آفس سے واپسی پر کچن میں ہی آیا تھا. اس کے ہاتھ تھام کر خود اس کی کلائیوں میں گجرے پہنائے. بہت حسین لگ رہی ہو. تھوڑا وقت اپنے اس شوہر نامدار کو بھی دو یار. شادی کے اتنے سالوں میں شانزے اس کی باتوں اور نظروں کا مفہوم پڑھنا خوب جان گئی تھی. آپ کے بچوں اور گھر کو دیکھوں یا آپ کو؟ وہ مصروف انداز میں بولتی واپس چولہے کی طرف مڑی. مجھے اس سب کا کچھ نہیں پتا، بس میرے لیے وقت نکالو. وہ حکم صادر کرتا چلا گیا. بے ساختہ اس کی بات پر شانزے کے لبوں پر مسکان آ گئی تھی. اصل زندگی میں ہر وقت تو انسان ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے، آنکھوں میں جھانکتا، محبت بھرے بول نہیں بولتا، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ ہی سکون بخشنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اب ایسا کہاں کسی کہانی میں ہوتا ہے کہ تیل لگا کر رف سے حلیے میں کام کر رہے ہوں اور اس حال میں بھی اپنے شوہر کو سب سے حسین لگو. بھلے ہی ویسا رومانس زندگی میں نہیں ہوتا جیسے ناولز میں لکھا ہوتا ہے، مگر اصل زندگی کا رومانس اس سب سے کہیں خوبصورت ہوتا ہے، جہاں ہر وقت زندگی میں نیا ٹویسٹ نہیں ہوتا. اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا ہمسفر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو محبت سے بھی زیادہ عزت دیتا ہے. آپ اپنا ہر دکھ سکھ، دل کی ہر بات اس سے شیئر کر سکتے ہیں. ضروری نہیں 6 فٹ سے لمبا قد، کسرتی وجود، اچھا بزنس ہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہو. زندگی تو محبت، پیار، خلوص اور اپنے پن سے خوبصورت ہوتی ہے، اور یہی سب سے اہم اور خوبصورت رومانس ہے. ہیرو وہ نہیں ہوتا جو خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہو. ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو خوب سیرت ہو، جو عزت دینا جانتا ہو، اپنے سارے فرض بخوبی نبھانا جانتا ہو. اگر لڑکیاں قصے کہانیوں سے نکل کر اپنے ہم سفر کو، اس کی خوبیوں کو دیکھیں تو بلا شبہ زندگی بہت سہل اور سکون دینے والی ہو. شانزے نے اپنے شادی سے پہلے سے لے کر اب تک کے خیالات کا موازنہ کیا تو خدا کا شکر کیے بنا نہ رہ سکی. آخر اس کی معصوم خواہش تو ہیرو کی تھی، جو بے شک اللہ نے پوری کی تھی. ختم شد. So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel معصوم خواہشیں. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.